नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है आंध्र प्रदेश से संबंधित कि आंध्र प्रदेश में जुडिशियल एक इंक्वायरी हो जो कि बताए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी याचिका को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस आर्टिकल में हम राज्य में जब इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो कौन सी चीज़ों को देखा जाता है, आर्टिकल 356 की भी बात करेंगे हम इस आर्टिकल में। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल है ये हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में है कि स्वास्थ्य जो प्रणाली है हमारे देश में उसकी क्या स्थिति है और उसमें क्या हम बदलाव लाए जा सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो की और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो आज का हमारा MCQ देख लेते हैं। वह यह है कि हाल ही में एक देश में साइबर अटैक हुआ। इस साइबर अटैक का नाम था सोलर विंड्स हैक। तो ये निम्न में से कौन से देश में हुआ है? आपका ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है USA या ऑप्शन डी जापान। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो आज का यह है कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली जो हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है भारत में, इसकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, कैसे उसका निराकरण निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक विस्तृत चर्चा करनी है, इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है 250 वर्ड्स में। तो चलिए पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो समाचार में कैसे आया, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका स्टे करी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर की, जिसने ये बात करी है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट। मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसी ऑर्डर को स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट ने यहाँ पे रिमार्क दिया है कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग एक निर्णय लिया गया था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा और इसीलिए इसे स्टे किया गया है। अगर हम आर्टिकल्स में देखें तो आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provision of constitution and it is his duty in the performance of which the state take over the government of state under article 356 in case of failure of constitutional मशीनरी इन स्टेट। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 355 है, जो अनुच्छेद 355 है, वो ये कहता है कि ये सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो ये सारे राज्यों में इंश्योर करे कि वहाँ पर जो पर्टिकुलर हर राज्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है, अगर वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चलता है, तो यहाँ पर ये ड्यूटी बन जाती है केंद्र सरकार के सेंटर की कि वो वहाँ का जितना भी पावर है, गवर्नमेंट है, वो अपने अंडर ले ले और वहाँ पर हम जिसे पॉपुलरली प्रेसिडेंशियल रूल के नाम से जानते हैं या जिससे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ये वहाँ पे लगा दी जाए। तो यहाँ पे लीगैलिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसकी। तो यहाँ पर जैसे हमने बात करी आर्टिकल 356 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करता है। तो सबसे पहले तो बात ये है, जैसे हमने अनुच्छेद में डिस्कस भी करा कि ये जो यहाँ पर ड्यूटी बनती है, यहाँ पे जिम्मेदारी जो बनती है, ये बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार की, ना ही जुडिशरी। तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी। इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है उनके द्वारा ये एक स्टे यहाँ पर लगाया गया आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने जो एक निर्णय दिया था, ऑर्डर दिया था उस पर। तो यहाँ पे पॉपुलर केस है SR बोमई केस, 9 जजेस बेंच का ये जजमेंट दिया गया था। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 356 अलाउड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल विथ स्ट्रेंजेंट कंडीशन फॉर वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो जब भी आप प्रेसिडेंशियल रूल लगाते हैं तो आपको किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको बड़ी सावधानी से इस प्रोविजन का यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि अगर आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहे हैं तो इसका प्रोक्लेमेशन होना चाहिए जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है
मतलब यहाँ पे घोषणा होनी चाहिए, जो हमारा कैबिनेट है, यूनियन का कैबिनेट है, सेंट्रल का कैबिनेट है, उसके अंदर उसके साथ में प्रोक्लेमेशन टू बी पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो एक निर्णय है ये दोनों हाउस, जो संसद के दोनों सदन है, उससे पास होना चाहिए। उसके अलावा वेदर ऑब्जेक्टिव कंडीशन एग्जिस्ट रेंडरिंग इम्पॉसिबल टू कैरी आउट गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो इस चीज़ का भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर ये प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया तो ऐसी ही कंडीशन में आप लगा सकते हो जहां पर अगर ये प्रश्न हो कि प्रेसिडेंशियल रूल लगाए बिना काम चल ही नहीं सकता, उसी कंडीशन में प्रेसिडेंशियल रूल लगना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स नीडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इस आर्टिकल में राइटर ने सजेस्ट करा है कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स की ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो थे ऑर्डर एंड इंटरनल इंक्वायरी इन सीएम्स लेटर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले जगन मोहन रेड्डी जो है चीफ मिनिस्टर है ये आंध्र प्रदेश की, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि आंध्र प्रदेश की जो जुडिशरी है ये उनके अगेंस्ट वर्क कर रही है। उसके साथ में जस्टिस रमन्ना पे भी इन्होंने आरोप लगाया है, जो कि अभी नेक्स्ट इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ऐसे बोबडे के बाद में ऐसे बोबडे के बाद में ये चीफ जस्टिस रमन्ना बनने वाले हैं। तो इन पर आरोप लगाता हुआ ये लेटर था। उसके बाद में अभी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये एक ऐसा ऑर्डर आया। तो ये अपने आप में एक प्रदेश की सरकार और न्यायपालिका के बीच का जो फ्रिक्शन है वो खुले तौर से सामने आता है। उसके अलावा क्लियरली नलीफाइंग हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू इंश्योर सच एक्शन इम्पिंजिंग सेपरेशन ऑफ पावर इन द स्टेट इज नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये कि जैसे चीफ मिनिस्टर ने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें एक थॉरो इंक्वायरी, एक इंटरनल इंक्वायरी चालू हो सकती थी। उसके साथ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन ज़रूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लीटली नलीफाई करे, जिससे ये एग्जाम्पल जाए भविष्य में कि ऐसी जो भी स्टेट की पावर है उसमें जुडिशरी को इंटरफेरेंस नहीं करना। और यहाँ पर जो पावर का बंटवारा रहता है, जो शक्ति का बंटवारा किया है, सेपरेशन ऑफ पावर, उसका सिद्धांत बनाए रहना चाहिए और बनाए रखना चाहिए। ऐसा एक एग्जाम्पल देते हुए इस ऑर्डर को नलीफाई करने की ज़रूरत थी, राइटर ने इस आर्टिकल में ये अंत में कहा है। तो चलिए, हमारा दूसरा आर्टिकल जो है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में है, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में है। तो ये कैसे समाचार में आया, तो कोविड का दौर चल रहा है, हम काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर। ये कुछ नए पर्सपेक्टिव वाला आर्टिकल, कुछ नए पॉइंट्स को इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे कि हमको कोविड-19 के दौर में जो कहते हैं पहला लॉकडाउन लगाया था, ये तो केवल इसीलिए लगाया गया था कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो तैयार हो पाए, हमारे हॉस्पिटल तैयार हो पाए, क्योंकि हमारा सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम जो था वो बहुत खस्ता हालत में था। तो जो हमारे 1, 2, 3 लॉकडाउन आए थे, कम से कम इनका काम तो यही था कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अपने आप में तैयार हो पाए। तो देख लेते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले, डिमांड इज क्रिएटेड बाय homogenizing all sub-markets such as preventive, general, specialist, emergency and remedial services. Inducement is the norm. Exploitation is inevitable. तो यहाँ पर हमारी कंट्री में ये एक चीज़ देखी जाती है कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, एक प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ लोग जाते हैं और प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें ज़्यादा तौर पर हमें यही देखने को मिलता है कि संपन्न वर्ग से लोग जाते हैं, या जो भी जाते हैं लोग उसमें इतना खर्चा हो जाता है जो कि उनकी पॉकेट पे काफ़ी ज़्यादा भार डालता है। तो हमारे देश में 2 एक्सट्रीम हमको हेल्थ केयर सिस्टम देखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो यहाँ पर प्राइवेट सिस्टम जो है वो अच्छा है अपने आप में, इसमें कोई एक डाउट नहीं है, लेकिन ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा। तो यहाँ पर एक निर्णय दिया गया है कि यहाँ पर प्रिवेंटिव, जनरल, स्पेशलिस्ट, इमरजेंसी, रेमेडियल सर्विस, ये डिफरेंट मार्केट्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। जो जितने भी सब मार्केट्स हैं इनको अपने आप में इंटीग्रेट करना चाहिए। उसी कंडीशन में हम जो नीड है हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की वो फुलफिल कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन तो इनएविटेबल है, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं। जो शोषण होता है प्राइवेट सेक्टर में, ये देखने को मिलता है, काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा शोषण करता है, बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। लेकिन ये जो एक्सप्लॉयटेशन है इसको हम एकदम ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर यहाँ पर हम ऐसे कुछ कदम उठा के इसको कम कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल गेन अंडर द सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स। तो सोशल इंश्योरेंस स्कीम जैसे है, जैसे आयुष्मान भारत अभियान जो चलाया गया है जिसमें इंश्योरेंस की बात की गई है, इसमें जो ग्रेटर बेनिफिट है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को है,
क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी कंट्री में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो भी मजबूत हो। लेकिन जो सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स आई है, इनको इससे सीधे तौर पे जो फ़ायदा है वो निजी अस्पतालों को होते हुए दिखता है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड प्राइवेट हेल्थ केयर अलाउज प्राइवेट हॉस्पिटल टू एक्सपांड द बिल विदाउट अटेंडिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो इंश्योरेंस और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, इन दोनों सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो राइटर यहाँ पे बताते हैं कि इससे फ़ायदा मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्योंकि इनको ये छूट मिल जाती है कि वो बिल जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अब इससे होता ये कि फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनी का हो रहा है, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कई बार कि छोटी से आपको कुछ मर्ज है और छोटा सा आपको कोई रोग है, लेकिन उसके लिए आपके बहुत से टेस्ट करा दिए जाते हैं, आपको बहुत सी मेडिसिन दी जाती है। तो इन सब एक्स्ट्रा डोसेस से या एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट से पेशेंट के बेनिफिट के लिए, पेशेंट के इंटरेस्ट के लिए ये इतना अच्छा नहीं होता है। उसके अलावा कंजम्पशन इज हायर फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पर कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा है विद सप्लायर इंड्यूस्ड डिमांड एंड वंस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल विद सुपीरियर नॉलेज। तो कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम वास्तविकता में बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिला दें तो जितने होने चाहिए उससे बहुत कम है। लोगों की पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ी है हमारे देश में, हॉस्पिटल उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हमारे पास में ऐसे हॉस्पिटल्स हो, उसमें ऐसे डॉक्टर्स हो जिनके पास में सुपीरियर नॉलेज हो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो 85% जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, ये कॉर्पोरेट प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इनको प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में या तो किसी क्लिनिक में ही जाना पड़ता है। मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर जो स्वास्थ्य सेवाएं है वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की क्या हालत है ये हम सबको पता है। उसके अलावा आउट ऑफ 12 करोड़ कार्ड होल्डर अंडर आयुष्मान भारत ओनली 1.27 करोड़ हैव क्लेम्ड बेनिफिट। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग चीज़ है कि 12 करोड़ कार्ड होल्डर्स हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, लेकिन 12 करोड़ में से केवल 1.27 1 करोड़ 27 लाख जो कार्ड होल्डर्स है, केवल यही लोगों ने फ़ायदा उठाया है आयुष्मान भारत योजना का। ये जो योजनाएं आती है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इसका फ़ायदा उठा पाए। लेकिन हमने कार्ड तो बना लिए, लेकिन अभी तक जो इसका बेनिफिट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये भी एक कंसर्न का विषय है। उसके अलावा 80:20 रूल है। अब ये 80:20 रूल क्या है वो जान लेते हैं। तो 20% जो हमारे देश में जनसंख्या है ये मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम को अफोर्ड कर सकती है। 40% ऐसी है जो बिल्कुल नहीं कर सकती है, और 40% बची हुई जो जनसंख्या है वो ऐसी है जो कि कर सकती है, लेकिन खासकर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, कर सकती है, लेकिन उनकी जेब पर इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। बहुत डिफ़िकल्टी से ये अपने बिल पे कर पाते हैं। तो चलिए कौन से स्टेप्स, कौन से कदम उठाने ज़रूरी है। सबसे पहले इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ काउंटर पार्ट ऑब्लिगेशन टू सर्व इन रूरल एरियाज। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाने की आवश्यकता है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाने की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमको हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है उस और भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस होने चाहिए उतने नहीं हैं। उसके कारण आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद में होता ये है कि जब कोई स्टूडेंट अपने जीवन के 5-6 साल या कभी कभी इससे ज़्यादा भी लगता है, जब वो MD या MS मास्टर्स डिग्री करता है, तो उसके बाद में जब वो इतना ज़्यादा खर्च कर देता है तो वो क्यों किसी रूरल एरिया में जाके सर्व करना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ही सर्व करे, क्योंकि उससे वो उसका एजुकेशन लोन और जो दूसरी चीज़ें, जो दूसरा खर्च हुआ है वो चुका पाएगा। क्योंकि हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आज एजुकेशन में, अगर मेडिकल एजुकेशन भी है तो वो लोन के बेसिस पे ही कर सकता है। तो यहाँ पर यही विषय उठता है कि रूरल एरिया में आप इनके ऑब्लिगेशन कैसे तय करेंगे। इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हमको ज़रूरत है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो और एक अफोर्डेबल एजुकेशन बने, जिससे आसानी से सब जो स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं वो भी इसमें दाखिला ले सके और वो भी डॉक्टर बन सके। तभी जाके हम एक सेंटिमेंट बना पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये जाके, रूरल एरियाज में भी जाकर ये सर्व कर सके। उसके अलावा रिवाइव लेस नीडेड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, रिक्वायर स्टार्टिंग इट फ्रॉम बिगिनिंग।
तो इंडिपेंडेंस के पहले हमें ये देखने को मिलता था कुछ लाइसेंसधारी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते थे। तो वो जो दौर है हमें वापस शुरू करने की ज़रूरत है, हमको स्टार्टिंग से शुरू करने की ज़रूरत है। इस कोर्स की जो डिग्री हुआ करती थी LCEH, ये जो बॉम्बे प्रोविंस था, सबसे लास्ट में ये बॉम्बे प्रोविंस तक रहा था। करीब 1970s के दौर में ये डिग्री बंद हो गई थी। उसके बाद में अभी जो है इनको रिप्लेस करने वाले BAMS BHMS ही हमको प्रैक्टिशनर मिलते हैं। तो जो लाइसेंसिएटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, लाइसेंसधारी मेडिकल प्रैक्टिशनर से उनकी वापस हमको ज़रूरत है, राइटर यहाँ पे बताते हैं। और जो इंडिपेंडेंस के पहले एक प्रैक्टिस हुआ करता था कि ये ही वो प्रैक्टिशनर्स होते थे जो रूरल एरिया में सर्व करते थे, जो स्लम्स एरिया में, जो मार्जिनलाइज एरिया में जाके सर्व करते थे। तो हमको उनको वापस रिवाइव करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो BSc नर्सिंग है, इन्हें भी हमको एम्पावर करने की ज़रूरत है, इनके पास में भी हमें कुछ पावर देने की ज़रूरत है। तो ये नर्सिंग प्रैक्टिस कर सके इंडिपेंडेंटली, ये हमें पावर देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो देखें तो नर्स टू डॉक्टर अगर रेशियो देखें तो ये 0.6% है वर्सेस WHS 3 नर्स पर डॉक्टर। तो यहाँ पर डॉक्टर के साथ में 3 नर्सेस होनी चाहिए, प्रोविजन है WHO का। तो हमारे देश में ये 0.6% है। अब बात यह है कि नर्सिंग का जो प्रैक्टिशनर है, इसका लाइसेंस हम दे सकते हैं, एक इंडिपेंडेंस इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि उदाहरण है कि बहुत से देशों में ये प्रैक्टिस ऑलरेडी किया जाता है। उसके साथ में टू डील विथ केसेस इंडिपेंडेंटली इन गवर्नमेंट फैसिलिटी इन अंडर स्टाफ्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो जितने भी प्राइमरी जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, खासकर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, कि वहाँ पर डॉक्टर्स है लेकिन बहुत कम है, अंडर स्टाफ्ड है, कई कई डॉक्टर बिल्कुल होते ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप BSc नर्सिंग वालों को अगर नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स एज ए रिकॉग्नाइज करते हैं, आप इन्हें एम्पावर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अंडर स्टाफ की समस्या है उससे जूझने में थोड़ी मदद हो पाएंगी। उसके साथ में जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, इसमें जो बजट एलोकेट किया जाता है वो भी अपने आप में काफ़ी कम है। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं बढ़ा है बिल्कुल। इसीलिए राइटर ने सजेस्ट किया है कि 3 गुना जो बजट है वो हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, 3 टाइम्स बजट हम इसमें बढ़ा सकते हैं। और वेल स्टाफ्ड हमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बनाना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम हमारा आज का ये डिस्कशन ख़त्म करें उसके पहले ये जान लेते हैं कि जो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया है वो 3 लेवल्स में बटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, सेकेंडरी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, टर्शरी में हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा हेल्थ केयर सिस्टम होता है। ये आप PDF में आपको मिल जाएगा, आप नोट करके रख लीजिए, एग्जाम में आंसर लिखने के लिए ये काम में आ सकता है। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की तरफ पढ़ते हैं। तो हिमालयन ट्रिलियम एक प्लांट होता है, एक हर्ब होता है जिसे इंडेंजर्ड घोषित किया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा। तो ये प्लांट जो है इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है ये प्लांट, क्योंकि ये अपने आप का एक बहुत अच्छा मेडिसिनल क्वालिटी वाला प्लांट है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। तो ये अपने आप में यूनिक इसलिए भी है क्योंकि ये एक सर्टन टेम्परेचर में, एक सर्टन सब जोन्स में पाया जाता है। एक 2400 से 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। तो अपने आप में ये काफ़ी रेयर है। हिमालयन रीजन के अलावा ये और कहीं पाया भी नहीं जाता है और इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाले ये बहुत कम प्लांटों की श्रेणी में आता है। तो भारत, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये कुछ देश है जहाँ पर ये प्लांट पाया जाता है। तो हमें ज़रूरत है अभी जब ये इंडेंजर्ड घोषित हो गया है तो इसका जितना हो सके उतना संरक्षण करने की आवश्यकता है। चलिए दूसरा जो हमारा आज का समाचार है वो है महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ के बारे में, जिसे शॉर्ट में महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल भी हम कह रहे हैं। तो इस बिल का, इस कानून का उद्देश्य ये होगा कि जो हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस है इसमें डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन लाया जाए। तो जो सेक्शन 376 है रेप का प्रोविजन, इसमें लाइफ टर्म और डेथ का अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसमें जो पेनाल्टी है उसे इन्हेंस किया गया है। उसके अलावा जो 326A सेक्शन 326A ऑफ IPC जो है, इसमें भी जो वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ
एसिड अटैक हुआ करता था, इसमें भी जो एक पूरा प्रोविज़न हुआ करता था कि इतने साल की सज़ा रहेंगी, अब उसे भी बढ़ा के लाइफ टर्म से लेकर डेथ तक, साथ में फ़ाइन भी इसमें किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस में जो सज़ा होती है उसको इन्हेंस करने का काम किया गया है। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों पे जो भी लैंगिक हिंसा होती है, इनके लिए कड़े कानूनों की इसमें बात की गई और अमेंडमेंट्स की बात की गई है। जैसे जो हमारा पॉक्सो है एक्ट है, उसमें भी संशोधन की बात की गई है इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। उसके अलावा डेजिग्नेटेड कोर्ट्स बनाने की बात की गई है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में केसेस सॉल्व हो पाए सेक्सुअल ऑफेंसेस के, उसके लिए काम किया गया है। पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, इनको स्पेशली इस सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस से डील करने के लिए भी डेजिग्नेट करने की बात की गई है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात की गई है। तो ये कुछ बदलाव लाए गए हैं। ये जब इम्प्लीमेंट होगा, इसका बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है कई लोगों के द्वारा कि विदाउट रिसर्च ये पास किया गया है। आपको एक रिसर्च करनी थी, उसके बाद में ही आप किसी बिल के साथ में आपको आने की ज़रूरत थी। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 376 के अंदर अगर आप डेथ पेनाल्टी रखते हो तो जो एक्यूज्ड है, ऐसा माना जाता है कि एक्यूज्ड जो है वो आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस वो उस विक्टिम को जिंदा रहने ही नहीं देगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती है तो वो उसके अगेंस्ट गवाही देंगी, और गवाही देती है तो उसे डायरेक्ट डेथ पेनाल्टी होंगी। तो वो इससे अच्छा वो ये सोचेगा, एक एक्यूज का मेंटेलिटी ये हो जाता है फिर उसलिए कि अगर ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसके साथ में वो उसको मार भी देगा, उसे किल भी कर देगा, उसकी डेथ, उसकी वहाँ पे डेथ का भी एक ऑफेंस वो कर देगा, एक मर्डर का ऑफेंस भी वो कर देगा। तो ऐसे कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इसका इस पर्टिकुलर लॉ का क्रिटिसिज्म किया गया है। उसके अलावा देखने वाली बात रहेंगी कि ये अपने आप में कितना इफेक्टिव होता है, वो हमें आने वाले टाइम के हिसाब से ही पता चलेगा। तो चलिए हम आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इनर सर्कल। उसके अलावा अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, वो है www.lawsikho.com। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।